देखिए, इंतज़ार करने वाले को सिर्फ़ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो कोशिश करते रहिए, आपको ज़रूर मिलेगा और सबसे पहले मिलेगा। देखिए, आज है 7 दिसंबर और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। देखिए, इस यूट्यूब चैनल की सबसे खास बात है कि यहाँ पर सबसे कम समय में सबसे अधिक कंटेंट पढ़ाया जाता है, जिसका परिणाम ये है कि मैक्सिमम बच्चे जो है एग्ज़ाम क्रैक करके जो है मैसेज करते रहते हैं। आपने स्टेटस पे देखा भी होगा। तो देखिए, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं, जो लोग आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जो है इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मंथली करंट अफेयर के वीडियो को देख के रिविजन करते रहिए। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए, सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में भारत जो है ये 8वें स्थान पर है। देखिए, बिहार ही में यूएस थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की हालिया रिपोर्ट में पता चला है कि भारत उन देशों में 8वें स्थान पर है जो 2022 और 2023 में सामूहिक हत्या के लिए सबसे अधिक जोखिम में है। और 2022-23 की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान इस साल की सूची में सबसे ऊपर है, यानी कि पूरी दुनिया में सामूहिक हत्या जो है सबसे अधिक कहाँ पे होती है, पाकिस्तान में होती है। इसलिए पाकिस्तान सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में नंबर 1 पे है। और दूसरे स्थान पर इस मामले में यमन है और म्यांमार तीसरे स्थान पर है। इथियोपिया इस सूची में 5वें, नाइजीरिया 6वें, अफगानिस्तान 7वें स्थान पर है और सूडान जो है 9वें स्थान पर है। 8वें स्थान पर तो आपका भारत ही है और सोमालिया 10वें स्थान पर है, सीरिया 11वें, इराक 12वें और जिम्बाब्वे 14वें स्थान पर है। तो ये सारी रैंक याद रखिएगा। और एक खास बात और, देखिए 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले 5 वर्षों के लिए शीर्ष 15 सबसे अधिक जोखिम वाले देशों की सूची में दूसरे स्थान पर था। तो अभी वर्तमान स्थिति क्या है कि यूएस थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की हालिया रिपोर्ट में पता चला है कि भारत जो है ये सामूहिक हत्याओं के जोखिम वाले देशों की सूची में 8वें स्थान पर है और इस सूची में पहले स्थान पर पाकिस्तान है, इसको याद रखिएगा। और अगला है कि ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए, इस पुस्तक को विक्रम संपत जी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक को लिखा है विक्रम संपत ने। और इस पुस्तक को पेंगुइन इंडिया के द्वारा जो है प्रकाशित किया गया है। और ये पुस्तक उन बहादुरों की कहानी है जिन्होंने अपने अधिकारों, आस्था और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और इतिहास हमेशा विजेता की दासी रही है। यानी कि इतिहास में देखिए हमेशा विजेताओं की जो है चर्चा होती है, हारने वाले की चर्चा हो जाती है। मतलब कभी कभी जैसे मान लीजिए कोई भी युद्ध हुआ था पुराने ज़माने में, तो किसके किसके बीच में हुआ था ये चीज़ याद रखा जाता है, लेकिन याद किया जाता है हमेशा वीर को। ठीक है, कि जैसे महाभारत में क्या हुआ, महाभारत जो है ये कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। तो हमेशा पांडवों को याद किया जाता है क्योंकि पांडवों ने जो है विजय प्राप्त की थी। उन्होंने सत्य के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, अपने अधिकार को पाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। बाकी महाभारत तो सबने देखा होगा। तो ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक को विक्रम संपत ने लिखा है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारत का पहला पैसिव टैक्स सेविंग फंड लॉन्च किया। तो देखिए, भारत का जो पहला पैसिव टैक्स सेविंग फंड है इसको आईआईएफएल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। देखिए, जो आईआईएफएल म्यूचुअल फंड है इसने भारत का पहला टैक्स सेवर इंडेक्स फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है आईआईएफएल ईएलएसएस निफ्टी 50 टैक्स सेवर इंडेक्स फंड। और देखिए, ये न्यू फंड ऑफर जो है यानी कि एनएफओ जो है ये एक ओपन एंडेड पैसिव इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है। और देखिए, निवेशकों के पास इसमें टैक्स बेनिफिट के साथ बड़ा फंड जनरेट करने का मौका है। और ये एनएफओ 1 दिसंबर को खुल गया है और 21 दिसंबर को बंद हो जाएगा। इसी महीने में 1 तारीख को ये खुला है और 21 तारीख तक जो है ये बंद हो जाएगा। तो याद रखिएगा, भारत का पहला पैसिव टैक्स सेविंग फंड जो है आईआईएफएल म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। और देखिए, आप लोग थोड़ा सा लाइक करने में कंजूसी करते हैं, वीडियो इतने सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक करते हैं केवल 150 लोग। तो सबसे निवेदन है भाई, लाइक जरूर किया करो, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगता है। और मैं इतनी मेहनत इसीलिए करता हूँ ताकि आप लोग लाइक करें और मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देता रहूँ ताकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते रहें। तो लाइक जरूरी है बॉस, लाइक कर दो, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे।
चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कितनी भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया की स्टेम की सुपरस्टार में शामिल किया गया। तो देखिए, हाल ही में भारतीय मूल की 3 महिलाओं को जो है ऑस्ट्रेलिया की स्टेम की सुपरस्टार में शामिल किया गया है। देखिए, स्टेम की सुपरस्टार है क्या, ये चीज़ हम जानेंगे पूरे डिटेल में। देखिए, हाल ही में 60 वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, इंजीनियरों और गणितज्ञों में से 3 भारतीय मूल की महिलाएं जिन्हें स्टेम के ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार के रूप में चुना गया है। देखिए, ये जो सुपरस्टार का चुनना पहल है, तो ये पहल जो है इसका उद्देश्य है वैज्ञानिकों के बारे में समाज की लैंगिक धारणाओं को तोड़ना और महिलाओं और गैर बाइनरी लोगों का सार्वजनिक दृश्यता में जो है वृद्धि करना। और देखिए, हर साल प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी ऑस्ट्रेलिया यानी कि STA यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया जो इस क्षेत्र में देश का शीर्ष निकाय है और 1,05,000 से अधिक वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों का प्रतिनिधित्व करता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी कि स्टेम। देखिए, स्टेम का मतलब क्या, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, यानी कि गणित हो गया। तो इसमें कार्यरत 60 ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों का जो है अत्यधिक दृश्यमान मीडिया बनने में सहायता करता है। तो स्टेम का मतलब याद रखिएगा, स्टेम में S का मतलब है साइंस, T का मतलब है टेक्नोलॉजी, E का मतलब है इंजीनियरिंग और मैथ का मतलब है मैथमेटिक्स। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की सुपरस्टार में जो है टोटल भारतीय मूल की 3 महिलाओं को शामिल किया गया है, नोट कर लीजिएगा। और हर साल कुल 60 लोगों की सूची जारी होती है, जिसमें इस बार 3 भारतीय मूल की महिलाएं हैं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में SBI ने 2022-23 में कितने करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ये कुल 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करेगा। देखिए, भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड ने 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके कुल 10,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव जो है इसको मंजूरी दे दी है। और SBI ने कहा है कि वो 2022-23 के दौरान पब्लिक इशू या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए कुल 10,000 करोड़ रुपए, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए के ग्रीन शू ऑप्शन सहित जो है के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करेगा। और देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों को कर्ज मुहैया कराने में यानी कि लोन देने में किया जाएगा। तो नोट कर लीजिए कि अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2022-23 में टोटल 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है। और अगला कि हाल ही में किस ईरानी फिल्म ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका नारगेसी फिल्म है, ठीक है, तो इस नारगेसी ईरानी फिल्म ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। देखिए, जो ईरानी फिल्म नारगेसी है, इसने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में जो ICFT यूनेस्को गांधी पदक है इसको जीता है, जो कि एक ऐसी फिल्म है, मतलब ये पुरस्कार जो आपका है ICFT यूनेस्को गांधी पदक, ठीक है, तो ये पदक यानी कि पुरस्कार ऐसी फिल्म को दिया गया है जो कि महात्मा गांधी के शांति, सहिष्णुता और अहिंसा के आदर्शों को दर्शाती है, ठीक है। और जो ये फिल्म है जिसका नाम क्या है, नारगेसी। तो नारगेसी फिल्म का निर्देशन किया है पायम अस्कंदरी ने। और ये फिल्म जो है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक व्यक्ति और उसके जीवन में इसके कारण पैदा होने वाली समस्याएं और परिणामों के बारे में है। और देखिए, इस पुरस्कार के विजेता फिल्म में करुणा और कोमलता 2 गुण दर्शाए गए हैं, यानी कि नारगेसी फिल्म में करुणा यानी कि दया और कोमलता 2 दृश्य जो है आपको मिलेंगे। तो नारगेसी जो है ये एक ईरानी फिल्म है जिसको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक दिया गया। और अगला कि हाल ही में यस बैंक ने JC फ्लावर ARC कंपनी में कितनी फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो देखिए, अभी हाल ही में यस बैंक ने JC फ्लावर ARC कंपनी में 9.9% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। और एक खास बात, अगर जो है देखिए कोई भी कंपनी अगर किसी कंपनी में कोई कम से कम 10% हिस्सेदारी ले रही है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो बहुत सारी उसमें लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसीलिए जो इस कंपनी में 9.9% हिस्सेदारी ही खरीदी है। तो फिलहाल एस बैंक ने 9.9% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए JC फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन, जिसको आप JC फ्लावर ARC कंपनी के नाम से आते हैं, तो इसमें 14.14 करोड़ रुपए बतौर इक्विटी निवेश किया है। फिर से सुनिए
कि जो आपका एस बैंक है इसने जेसी फ्लावर एआरसी में, या फिर कह सकते हैं कि जेसी फ्लावर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में कुल जो है 9.9% हिस्सेदारी करने के लिए कितना खर्च किया है? 14.14 करोड़ रुपए बतौर इक्विटी निवेश किया गया है। और देखिए जो आपका एस बैंक है इसके बारे में बता दूं कि इसके सीईओ हैं वर्तमान में प्रशांत कुमार, और इसकी स्थापना 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर की थी। और आठवां की हाल ही में किस तिथि को आरबीआई ने आम लोगों के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च किया? तो देखिए हाल ही में 1 दिसंबर को जो है आरबीआई ने आम लोगों के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च किया है, यानी कि अब हम लोग भी डिजिटल रुपया इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इस डिजिटल रुपये का पूरा डिटेल जान लेते हैं कैसे क्या है। देखिए जो आपका ई रुपीज़ है ये एक डिजिटल टोकन के रूप में होगा, और ये कानूनी निविदाओं का प्रतिनिधित्व भी करेगा। आरबीआई ने ये भी बताया कि डिजिटल रुपया उसी मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा जिसमें वर्तमान में कागजी मुद्रा और सिक्के जारी किए जाते हैं। देखिए रिटेल डिजिटल रुपये के पहले चरण के पायलट प्रोजेक्ट में 4 बैंक शामिल होंगे। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल हैं। और दूसरे चरण के पायलट प्रोजेक्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक व कोटक महिंद्रा बैंक शामिल रहेंगे। और नवा प्रश्न की हाल ही में किस बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया? तो देखिए हाल ही में जो ग्रामीण विकास बैंक है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है, तो इसने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। किस लिए? अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए। देखिए अब तक जो आपका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है इसने एपीवाई यानी कि अटल पेंशन योजना के तहत कुल 3,34,687 संचयी खातों को नामांकित किया है। और देखिए 2022-23 के दौरान जो आपका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है इसने कुल 50,320 के लक्ष्य के मुकाबले कुल 69,132 खातों का नामांकन किया है। और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की बात करें तो इसमें देखिए 3 लोगों की हिस्सेदारी है। किसकी किसकी है इसको हम जानेंगे डिटेल में। देखिए जो कर्नाटक का विकास ग्रामीण बैंक है इसका मुख्यालय आपका है धारवाड़ में, और इसका स्थापना हुआ था 12 सितंबर 2005 को। और इसकी ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार। 50% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है इसमें। और कर्नाटका बैंक का हिस्सेदारी 15% है, और केनरा बैंक का 35% हिस्सेदारी है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं पुट्टागनी गंटी गोपी कृष्णा। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किस फिल्म ने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटों का चैलेंज जीता? तो देखिए अभी हाल ही में डियर डायरी नाम की एक फिल्म थी जिसने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटों का चैलेंज जीता है। देखिए अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता पूरे भारत में चुने गए 75 रचनात्मक दिमागों यानी क्रिएटिव माइंड को केवल 53 घंटों में भारत एट 100 के अपने विचार पर एक लघु फिल्म बनाने को चुनौती दी थी। और इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के द्वारा शॉर्ट्स टीवी के सहयोग से किया गया था। और देखिए 53 घंटों के समय सीमा के दौरान 5 लघु फिल्में बनाई गई थी जिसमें डियर डायरी भी एक फिल्म थी। देखिए डियर डायरी फिल्म ने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटों का जो चैलेंज था इसको जीत लिया। देखिए इस टीम में इसे जो है टीम पर्पल ने बनाया था, यानी कि कई सारी टीमें बनाई गई थी इस प्रतियोगिता में। तो जो टीम पर्पल थी उसने इस डियर डायरी फिल्म का निर्माण किया था, और इस फिल्म में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रकाश डाला गया है। और देखिए इस प्रतियोगिता के तहत बनी जो अन्य 4 फिल्में थी एक का नाम डियर डायरी था, बाकी 4 कौन थी? बाकी 4 फिल्मों में अंतर्दृष्टि, द रिंग और ऑलमोस्ट और 100 का नोट, ये 4 फिल्में और थी। ठीक है, खैर ये चारों जो है इसमें विजय नहीं हासिल कर पाई, लेकिन डियर डायरी को विजय प्राप्त हुई। इस फिल्म ने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 घंटों का जो चैलेंज था इसको जीत लिया। तो टीम पर्पल ने इस फिल्म को बनाया था, याद रखिएगा। और ये फिल्म जो है महिला सुरक्षा के मुद्दे पर प्रकाश डालता है। तो ये थे आपके आज के सभी इंटरेस्टिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपको न्यूज़पेपर में भी नहीं मिलेंगे और आमतौर पर निजी मैगजीन में भी नहीं मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा और रिवीजन करते रहिए। अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। आज का पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड सॉइल डे यानी कि विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं, बताइए। नहीं पता है तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिएगा। और बताना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है, और भारतीय नौसेना दिवस को हम कब मनाते हैं, बताइए।
और देखिए बिहार ही में किसने भारतीय नौसेना के नए झंडे और इंडियन नेवी क्रेस्ट के लिए एक डिज़ाइन को मंजूरी दी है, बताइए। पांचवा कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया। तो देखिए पुस्तक है द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री। और देखिए अभी हाल ही में भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और देखिए अभी हाल ही में खबरों में रहा वासेनार अरेंजमेंट जो है ये पारंपरिक हथियार से जुड़ा हुआ है। और ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आप परसों का वीडियो देख के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये चौथा था कि बिहार में किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए इस रिपोर्ट को WMO ने जारी किया है। और पांचवा था कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को शामिल करने के किस देश के प्रस्ताव को भारत ने समर्थन दिया है। तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का रणनीतिक योजना में डिजिटलीकरण को जो है शामिल करने का जो प्रस्ताव जो था इसको भारत ने समर्थन दिया था। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और देखिए वार्षिकांक का काम चल रहा है, वार्षिकांक का PDF और वीडियो जल्द ही मिलना आपको शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।